जी हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई रातों रात हो गया बड़ा खेला। 35 सांसद देंगे मोदी को गच्चा। नायडू ने धर्म संकट में डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में आ गया नया ट्विस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया जिसमें एनडीए, जो कि अभी तक कॉन्फिडेंट होकर के बैठी थी कि उनका उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी जीत रहा है, अब इस नए ट्विस्ट से उनके पैरों तले से जमीन कैसे खिसक गई। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने पर्दे के पीछे से किस तौर पर धर्म संकट में डाल दिया है। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी क्या जीत की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर खेल क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर अहम है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव, जगदीप धनखड़ भूले तो नहीं होंगे। ये और बात है कि इस वक्त बीजेपी उनको भूली है, एनडीए उनको भूले हुए हैं। उनकी तबीयत तक पूछने के लिए कोई नहीं गया, उनको हालचाल लेने तक के लिए कोई नहीं गया, क्योंकि इसी ग्राउंड पर तो उन्होंने इस्तीफा दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं संभाल नहीं सकता इस पोस्ट को। मगर आज तक मोदी, शाह, बीजेपी वाले, एनडीए वाले कोई पूछने उनसे नहीं गया। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई गया होता मिलने, फोटो डालते, कोई बात करता ट्वीट करते, कोई फ़ोन करता साझा करते, शेयर करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। खैर, आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के पीछे और अंदर की जो कहानी मैं इस वक्त बताने जा रहा हूं, उसने एनडीए खेमे में एक तरीके से खलबली सी मचाई हुई है। आपको पूरा गणित समझाओ, खेल समझाते हैं कि कैसे गैर कांग्रेसी, गैर इंडिया गठबंधन की पार्टियां, नायडू, जगनमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव की पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद समेत दक्षिण भारत के 90% सांसद इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कैसे मोदी शाह को अपने प्रत्याशी को जिताने का ताना बाना बिखरता दिख रहा है। मगर उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जो कि काबिल वकील, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, जज रहे, उनका चुनाव इंडिया गठबंधन ने बतौर प्रत्याशी किया कैसे। दोस्तों, दरअसल बीजेपी के राजनेता रहे व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के सामने इंडिया किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाना चाहता था, और इसका सुझाव टीएमसी की चीफ, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जोर देकर दिया। टीएमसी ने कहा कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को हमें अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, और इस पर आम राय बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ी गई। यह भी तय हुआ कि अगर उम्मीदवार दक्षिण भारत से हो तो बेहतर होगा। कहा गया कि इंडिया गठबंधन जब संविधान बचाने की बात कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि गैर राजनीतिक है, उपराष्ट्रपति हो जो संविधान का विशेषज्ञ हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज रहा हो, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और हो गया वैसा। मगर यहां दोस्तों, सबसे बड़ी भूमिका तेलंगाना के कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निभाई। रेवंत रेड्डी जो कि एक समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी और राइट हैंड हुआ करते थे। इनफैक्ट उन्हीं की पार्टी में थे भी। रेवंत रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए तेलंगाना से किसी उम्मीदवार पर विचार करना चाहिए, और जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से नाम पूछा गया, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दोस्त रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी का नाम सुझाया। सुदर्शन रेड्डी भी नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश से आते हैं, वहां के स्थायी न्यायाधीश रहे, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी कि चीफ जस्टिस। तेलंगाना में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था दोस्तों, उसके आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भी सुदर्शन रेड्डी ही थे। इसी सर्वेक्षण का जिक्र हर जगह राहुल गांधी करते हैं। सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने ममता, केजरीवाल, डीएमके सहित अपने सभी सहयोगियों को खुश करने के साथ आपसी रिश्ते की डोर को और मजबूत कर दिया, और इधर ये मजबूती दूसरी तरफ उस डोर के ताने बाने बिखरते हुए गए। कैसे बताते हैं। मगर दोस्तों, कहानी इतनी भर नहीं है, कहानी इसके पीछे भी है। दरअसल सुदर्शन रेड्डी का नाम फाइनल होने से पहले ही कहा जाता है अंदर की खबर के कांग्रेस नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बेहद करीबी मित्र उनके नायडू से में मामले को डिस्कस किया और उनसे सलाह ली।
बात आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव में तो गुप्त वोटिंग होती है, ऐसे में किसी को किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है, विपक्ष के प्रत्याशी को जीत ऐसे में मिल सकती है, जो पहली नजर में असंभव लगती है। मगर चूंकि गुप्त वोटिंग होती है, फ्लोर मैनेजमेंट हो सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, चाहे वो निर्वाचित हों, जीत करके आए हों या फिर नॉमिनेटेड हों, दोनों हाउसेस में वोट करते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही करीब 60 वोट के आसपास सांसद हैं, दोनों सदनों के मिलाकर के। बाकी दक्षिण भारत तो बाकी ही है, और उसके अलावा कई सारे ऐसे दल हैं जो तो किसी गठबंधन में नहीं है। उन दलों के सांसदों की तो भी बात ही साइड रखिए। माना ऐसा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के इस प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं। यानी कि अगर दक्षिण भारत कंप्लीटली, जो 90% के आसपास में एक नया डगर बनता हुआ दिख रहा है, एक नया गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है इस चुनाव के लिए, अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया तो फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। आपको यह भी बताऊं कि तमिलनाडु, जहां से एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं, यानी कि एनडीए ने चूंकि तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का नाम फाइनल किया है, इंडिया गठबंधन ने वहां से क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की तो सरकार भी है। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीएमके नेता स्टालिन से उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए बात की। उन्होंने कहा कि एनडीए के तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने के बाद इंडिया गठबंधन का भी यहां से उम्मीदवार देना एक अच्छा राजनीतिक संदेश नहीं जाएगा। स्टालिन ने के ये कहने के बाद फिर सलाह मशवरा का दौर शुरू हुआ। कई नाम चर्चाओं में आए, जैसे महाराष्ट्र के तुषार गांधी जैसे नाम पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस बीच में खबर, मेरे सूत्र बताते हैं कि सपा और आरजेडी जैसे दल उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ना खड़ा करने के पक्ष में थे। यानी कि वो चाहते थे कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट, दोनों सदन की स्थिति जो है उसके हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है। उनका कहना था कि जब हार सुनिश्चित दिख रही है तो ऐसे में हम क्यों पड़ें, एसआईआर पर फोकस करते हैं, चुनाव आयोग पर फोकस करते हैं। मगर इंडिया गठबंधन ने तय किया कि उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा सबके मशवरे से, और फिर ताना बाना बनाया जाने लगा। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता जिनसे बातचीत होने लगी, वैसे आपने देखा कि हाल में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अमित शाह के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के ही सांसद को, जो दूसरे प्रत्याशी सामने थे, उनको वोट किया था, और शाह के प्रत्याशी के विरुद्ध खड़े प्रत्याशी जिसे इंडिया गठबंधन ने वोट किया, राजीव प्रताप रूढ़ी, जीत भी गए। ऐसे में एक बार फिर से कुछ वैसी आहट से सुनाई दे रही है। इस बीच में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति की प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की अगर बात करें तो उन्होंने जो बयान दिया, जो कहा कि सर्वविदित है एक एनडीए के प्रत्याशी आरएसएस से जुड़े हुए। कहते हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी है, ठीक है उनका सम्मान है, लेकिन उनका बैकग्राउंड आरएसएस का है, उनकी सोच आरएसएस वाली है, सेकुलर वाली नहीं है, उनकी विचारधारा आरएसएस की है। लेकिन मैं उनसे उस पृष्ठभूमि से नहीं आता हूं। मैं उदारवादी हूं, समाजवादी हूं, लोकतांत्रिक हूं, लोहिया का अनुयायी हूं, लोहिया की विचारधारा को लेकर चलता हूं। चूंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी पार्टियों से समर्थन मांग रहे थे, तो इसी बीच में उनसे पूछ लिया गया कि टीडीपी आपको समर्थन कर रही है क्या? उन्होंने कहा कि सांसद जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप भी नहीं होता। मुझे सभी सांसदों की समझ पर भरोसा है, सभी उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन कर अपना मतदान करेंगे। सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े का विश्लेषण करने वाली समिति का मैं अध्यक्ष था। तेलंगाना का यह सर्वे भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लोकतंत्र के सामने फिलहाल चुनौती सामाजिक न्याय के लिए नीतियां तैयार करना है। दोस्तों, यहां एक और बात जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा, वो ये कि एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, बल्कि हम विचारधारा के स्तर पर अलग अलग हैं। एनडीए के सभी सदस्यों से अपील भी करता हूं, मुझे उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जिस तरह इंडिया ब्लॉक के सांसदों से एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की बात करते हैं, उसी तरह एनडीए सांसदों से मेरा भी अनुरोध है कि समर्थन करें।
जीत के लिए विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के सांसदों के समर्थन जुटाने के लिए जल्द ही वो उनसे मुलाकात करने की भी बात कह रहे हैं कि जैसे ही वक्त मिलेगा मैं एनडीए के सांसदों से भी मिलूंगा, उनसे अपील करूंगा, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों, आप देखिए कि एक वक्त था, मुझे याद आता है कि पश्चिम बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल जिस तरीके से और जिस अंदाज में जो उम्मीद थी, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे, किस तरीके से उनके साथ में पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया था। आप देखें प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र के स्तर पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र एकजुट होकर के उनके पक्ष में वोट किया था, सांसद मतलब वहां के। अब ऐसे में दक्षिण भारत अगर 90% जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के हक में वोट करें, चूंकि ये गुप्त वोटिंग होती है, इसमें पार्टियां व्हिप नहीं जारी करती। अगर ऐसा हुआ, जैसा कि बीच में मैंने आपको बताया कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़े अमित शाह के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के होकर भी, अगर उस किस्म से चीज़ें बनी बिगड़ी तो फिर ये बाजी भी मोदी शाह के हाथ से फिसल जाएगी। तो फिर इंतज़ार कीजिए, चंद दिनों के बाद में ये चुनाव होना है। आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।